जरूरी सूचना दोस्तों, रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आप लास्ट में सामग्री देख सकते हैं जो मैंने दी है। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, पूरी प्रक्रिया उसी लिस्ट में बताई गई है। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार। चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक आम सी रसोई की सामग्री को एक जबरदस्त और मुनाफेदार कमर्शियल बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बदलने का पूरा सफर देखते हैं। ये एक्सप्लेनर बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जहां हम कच्चे माल से लेकर मार्केट के फायदे तक हर एक छोटी बड़ी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले इस एक अहम बात पर गौर कीजिए। बिजनेस की असली नींव सिर्फ ढेर सारी चीनी या बहुत सारा बटर डालने से नहीं बनती। दरअसल व्यावसायिक सफलता का असली मैजिक छुपा है कंसिस्टेंसी, यानी अटूट निरंतरता में। हर एक बैच की रेसिपी बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। ये एक ऐसा रिलायबल फॉर्मूला सेट करने के बारे में है कि जब भी कोई पैकेट खोले तो उसे वही अपना जाना पहचाना लाजवाब स्वाद मिले। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 कड़ियों में बांटा है। पहला, एक सफल बिस्कुट व्यवसाय की शुरुआत। दूसरा, रेसिपी और निर्माण प्रक्रिया। तीसरा, मशीनरी और निवेश। चौथा, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लाइसेंस। और आखिर में 5वां, सेल्स स्ट्रैटेजी और मुनाफा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले चरण की ओर, सफल बिस्कुट व्यवसाय की शुरुआत। शुरुआत में ही अगर हम 20 अलग-अलग वैरायटीज बनाने लग गए तो उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए शुरुआत में सिर्फ इन 5 कोर बिस्कुटों पर मास्टर करना सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बटर, जीरा, मिल्क, नारियल और चॉकलेट। बस इन 5 पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपना जादू चलने दीजिए। अब आते हैं दूसरे चरण पर, रेसिपी और निर्माण प्रक्रिया। देखिए, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 12 कदमों का लंबा चौड़ा काम लगता है, लेकिन इसे हम 3 बहुत ही आसान और ज़रूरी हिस्सों में समझ सकते हैं। पहले हिस्से में कच्चा माल लाना, छानना और आटे को मिक्स करना शामिल है। फिर आता है दूसरा और सबसे नाजुक स्टेप, बेकिंग और कूलिंग। बिस्कुट को सही टेक्सचर देने के लिए उन्हें पूरी तरीके से ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। और तीसरा आखिरी स्टेप है इनकी पैकिंग कर इसे बिक्री के लिए तैयार करना। परफेक्ट कुरकुरापन लाने के लिए सामग्रियों का अनुपात बिल्कुल सटीक होना चाहिए। मान लीजिए हम ओट्स बिस्किट बना रहे हैं। इसमें करीब 50 से 60% बेस मैदे का होता है और 20 से 30% ओट्स का। खैर, यहां एक चूक हुई और यह संतुलन बिगड़ा तो समझिए बिस्कुट एकदम पत्थर जैसा सख्त हो सकता है। रेसिपी के अंदर एक और शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी होती है, नमी का संतुलन। उदाहरण के लिए अगर हम चॉकलेट बिस्किट बना रहे हैं तो जितना कोको पाउडर हम डालेंगे, जैसे मान लीजिए 250 ग्राम डाला, तो मैदे की ठीक उतनी ही मात्रा कम करनी पड़ेगी। ये छोटी सी टेक्निकल डिटेल ये तय करती है कि आटे का डो जरूरत से ज्यादा सूखा ना हो जाए। बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, मशीनरी और निवेश। खैर, जब बिजनेस को बड़ा करना हो तो हर मशीन का एक खास काम होता है जो प्रोडक्शन की स्पीड तय करता है। प्लानिटरी मिक्सर सब चीज़ों को एक साथ मिलाता है, डो शीटर आटे को एक बराबर मोटाई देता है, और फिर रोटरी रैक ओवन में बेकिंग से लेकर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन तक ये सब मिलकर एक शानदार असेंबली लाइन बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब में खर्चा कितना आएगा। दरअसल ये सीधे तौर पर चुनाव पर निर्भर है। एक छोटी कम लागत वाली लोकल यूनिट शुरू करने में करीब 3 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें छोटे ओवन्स और मैनुअल कटर शामिल हैं। वहीं अगर हमें हर दिन 100 से 300 किलो का प्रोडक्शन चाहिए तो मीडियम लेवल की यूनिट लगानी पड़ेगी। इसमें बड़े स्पाइरल मिक्सर और ऑटोमेटिक सिस्टम आते हैं, जिसका खर्च 8 से 20 लाख रुपए तक जा सकता है। चलिए अब चौथे चरण को देखते हैं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लाइसेंस। देखिए, चाहे 50 ग्राम का छोटा पैकेट हो या कोई प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स, पैकेजिंग सिर्फ दिखने में आकर्षक नहीं होनी चाहिए। इस पर ब्रांड का नाम, सामग्री, एक्सपायरी डेट और एलर्जन की जानकारी होना अनिवार्य है। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, दरअसल इसी से मार्केट में ब्रांड के प्रति ग्राहकों का भरोसा बनता है। कानूनी बातों से याद आया, लाइसेंस के बिना तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फूड बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और स्थानीय अनुमतियां भी चाहिए। पर यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है, उद्यम और FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा ऑफिशियल और मुफ्त सरकारी पोर्टल्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी फर्जी वेबसाइट के घोटाले में पड़ने से बचना बेहद जरूरी है। और अब सबसे दिलचस्प 5वां चरण, सेल्स स्ट्रैटेजी और मुनाफा।
तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हमें अपने उत्पाद को ठीक उस जगह रखना होगा जहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है। छोटी किराना और चाय की दुकानों से लेकर स्कूल की कैंटीन, सुपरमार्केट और आजकल तो व्हाट्सएप और ऑनलाइन ऑर्डर्स के जरिए भी इन सभी स्थानों पर सेल्स की कमाल की संभावनाएं मौजूद हैं। अब थोड़ा नंबर्स का गणित समझते हैं। मान लीजिए कि फैक्ट्री में रोजाना 100 किलो बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उत्पाद को 160 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाए तो ध्यान दीजिए, डेली रेवेन्यू आसानी से 16,000 से 30,000 रुपए के बीच पहुंच सकता है ना कमाल की बात। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, नेट प्रॉफिट कितना होगा? कच्चा माल, लेबर, बिजली और दुकानदार का मार्जिन, ये सब निकालने के बाद भी इस बिजनेस में आराम से 15 से 30% तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। उचित योजना के साथ ये एकदम सॉलिड और प्रॉफिटेबल काम है। खैर, ये सब एक रात में नहीं होने वाला। सही तरीका ये है कि हम एक 3 स्टेज रणनीति अपनाएं। पहले महीने में सिर्फ 20 दुकानों में 5 प्रोडक्ट्स के छोटे पैकेट्स देकर लोगों का फीडबैक लें। फिर दूसरे और तीसरे महीने में उनमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाले 2 या 3 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स पर फोकस करें और दुकानों की संख्या बढ़ाएं। और बाद में जब बिजनेस थोड़ा सेट हो जाए तब नई मशीनें लगाकर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़कर बड़े पैमाने पर विस्तार करें। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सही रेसिपी, ठीक मशीनरी और सटीक रणनीति के साथ एक शानदार कमर्शियल बिस्किट बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। व्यावसायिक सफलता की ये पूरी प्लेबुक अब हमारे सामने है। तो सोचिए जरा, इन सभी असीम संभावनाओं के बीच आने वाले कल का वो कौन सा अनोखा सिग्नेचर फ्लेवर होगा जो मार्केट का अगला बड़ा बिस्किट ब्रांड बनेगा?
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। थैंक यू।